ठीक है, तो ये जो m है यहाँ पे, ये क्या है? इट इज मोलैलिटी। मैंने एक और बात आपको जाते जाते बताई थी कि जब ये जो Kb है ये इक्वल होगा डेल्टा Tb के, एट दैट टाइम हम इसको बोल देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी कि जब हमारे पास ये जो मोलैलिटी होती है इट इज इक्वल टू 1, जब हमारे पास मोलैलिटी होगी इक्वल टू 1, एट दैट केस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, या बोल सकते हो केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं मोलल, ये पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, एलिवेशन कांस्टेंट। अब ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, तो डेफिनेशन भी यही होगी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। इसको हम क्या बोल देंगे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। नाउ अब यहां से हम किस तरह से मोलर मास की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं? तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे हम सॉल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं? तो जैसा आप जानते हैं फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, दैट इज एम स्टैंड फॉर मोलैलिटी। एम मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास? दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो सॉल्यूशन होता है वो किस में होगा? किलोग्राम में होगा। तो फिर इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इट इज W2 अपॉन M2, और किलोग्राम में होता है तो किलोग्राम आपका ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हमारे पास? मोलैलिटी है। अब इस एम की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो यही क्वेश्चन क्या बन जाएगी हमारे पास? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें इसका मास निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं M2 इज इक्वल टू KB और इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन नीचे आ जाएगा डेल्टा TB इंटू W1। तो इस डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो, या आप सिंपल मोलैलिटी सबको आती होगी कि मोलैलिटी क्या होती है, आप इसको भी देख के M2 की वैल्यू को आप मॉलिक्यूलर मास को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? नाउ अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी? क्या पूछा जाएगा आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केबी के यूनिट्स क्या होंगे? यहाँ पे यूनिट्स ऑफ केबी। तो केबी आप जानते हैं कि डेल्टा टीबी के इक्वल है जब मोलैलिटी क्या होती है? 1 होती है। अगर नहीं भी हो तब भी हमारे पास जो केबी है क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? ये निकल के आ जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। ठीक है, अब केबी के यूनिट क्या हो जाएंगे यहाँ से? डेल्टा टीबी को, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है ये, तो बॉइलिंग पॉइंट को हम किस में मापते हैं? दैट वाज इन केल्विन। ठीक है, और मोलैरिटी की क्या होते हैं हमारे पास यूनिट? मोल पर किलोग्राम होते हैं, तो ऊपर जाके किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपसे ये यूनिट भी जनरली 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केबी। ठीक है,
नाउ अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कॉल ये यहीं तक ही है, इतना ही है। जो क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें मॉलिक्यूलर मास का ही क्वेश्चन आता है आपको निकालने को, या आपको आ सकता है कि डेल्टा टी बी की वैल्यू निकालो, बाकी आपके पास गिवन होंगी और ये आपको निकालने को आएंगी। नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लगभग इसी की तरह ही वो बिल्कुल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन freezing point. Depression in freezing point. ZY. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसमें ही एक वर्ड लिखा हुआ डिप्रेशन, तो कुछ ना कुछ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, लोअर चला जाना, कम हो जाना। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड जब दोनों इक्विलिब्रियम में हो तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, दैट वाज फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको जिस तरह से देखते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक मैंने कंटेनर लिया हुआ है। कंटेनर, आप अब गर्मी है तो आप लोग अपने रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, कई लोग आइसक्रीम बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, सपोज हमने इसमें वाटर ऐड किया, तो यू नो वेरी वेल कि वाटर जो है, वाटर अगर हमने रेफ्रिजरेटर में रखा है तो जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या होगा, ये जो वाटर है ये फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसी पॉइंट को हमने क्या बोला, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोला। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होना स्टार्ट कर देगा, फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। जरूरी नहीं है वो 0 पे ही करेगा, अलग अलग हमारे पास वो सॉल्वेंट हो सकता है, उसका अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है। हमने वाटर के केस में माना कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होना स्टार्ट कर दिया, इसने फ्रीज होना स्टार्ट कर दिया, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब हमने क्या किया, इसमें एक और कंटेनर लिया सपोज, उसमें हमने क्या कर दिया, 1 मोल मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी, या मैंने इसमें 1 मोल NaCl ऐड कर दिया। अब ये जो ग्लूकोज हमने ऐड किया, इट इज एन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप जानते हैं कि इस जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, इट इज नॉट कैपेबल टू फॉर्मिंग वेपर्स। ये वेपर्स फॉर्म करने में कैपेबल नहीं होते हैं, ये डिक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर को। क्यों, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होंगे उसके ऊपर अगर ये बैठ जाएंगे, आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ से वेपर्स निकल रहे हैं और यहाँ से ग्लूकोज हमने डाला तो इसका मॉलिक्यूल इसके ऊपर आ गया। नाउ अब क्या होगा कि जैसे हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो जो इसका पहले पॉइंट जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज कर रहा था, अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका आएगा, ये 0 डिग्री पे नहीं आएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री से कम पे आएगा। जैसे हो सकता है ये कि -1 पे आए, ये हो सकता है -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए, बट ये 0 पे नहीं आएगा जब आपने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो ये जो यहाँ 0 से जो ये जो -1 या -2 पे जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, ये जो ये चेंज आ रहा है यहाँ पे इस टेम्परेचर में, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोल देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया एक सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में,
तो प्योर सॉल्वेंट को क्या हुआ, वो डिप्रेशन में चला गया, वो डिप्रेस हो गया, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, वो लेस हो गया, वो कम हो गया। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो हम लिख सकते हैं इट इज द डिप्रेशन freezing point. It is the decrease in freezing point of a solution in comparison to pure solvent. मैथमेटिकली डेल्टा, जिस तरह से हम वहां पे डेल्टा बी लिखते थे, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ सी। डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, तो इट इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट के केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ज़्यादा था, और जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया उसमें, तो उसमें कम आता। तो यहाँ पे हम लोग बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या हुआ हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट into pure solvent, the resulting solution decreases due to which freezing point of the solution decreases। ठीक है, क्योंकि अब कूलिंग के लिए वहां पे क्या होगा, हमें थोड़ा सा टेम्परेचर और उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ हमारे पास, अ कॉज हुआ। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ किस किस के बीच में होगा, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर ले लिया और इस तरफ को हमने ले लिया टेम्परेचर। ये क्या था हमारे पास, वेपर प्रेशर। तो सपोज कि जो हमारे पास सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, उसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का या प्योर सॉल्वेंट का, वो यहाँ पे आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट। और जो हमारे पास जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसका वेपर प्रेशर ये आ रहा है। तो आप जानते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या आएगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा। आप किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूं, इस टेम्परेचर के ऊपर मैं चेक करूं, तो इस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है, तो इस टेम्परेचर पे जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे आएगा, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इस रेंज में आएगा। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट के केस में ज्यादा आ रहा है ये, और सॉल्यूशन के केस में ये ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बट अब हमने इसमें क्या किया हुआ है, क्योंकि हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, चेक करें, क्योंकि ये क्या है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और हम फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट इज द हमारे पास ऐसा टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज
कोएग्जिस्ट, तो मान लो कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो मैंने पोजीशन बनाई यहाँ पे कलर किया, यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं आगे बना देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट हुआ हमारे पास, ये क्या हुआ हमारे पास, प्योर जो हमारा सॉल्वेंट हुआ दैट इज उसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। इस पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, सॉलिड और लिक्विड फेज जो होगी वो कोएग्जिस्ट करेगी, इक्विलिब्रियम में होगी, तभी हमने इसको क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट। बट जब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो मान लो कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डेफिनेट सी बात है जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा क्या आएगा आपका, उससे कम आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मान लिया, ये सॉल्यूशन का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से मिला दूं, तो अब ये जो यहाँ से और यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज आपका डेल्टा टी एफ। ये हमारे पास डेल्टा टी एफ है, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास वेपर प्रेशर था, ये सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर था। बट हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यू नो वेरी वेल, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज प्रेजेंट इज इन इक्विलिब्रियम। या हमने किसी भी प्लेस पे इसको देखा, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के केस में तो आप जानते हैं प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होगा और उसके वेपर्स बनते रहेंगे, ठीक है। बट जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको क्या कर देगा, उसको दबा देगा और उसके वेपर्स कम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ये है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के केस में यहाँ पे फ्रीज करना स्टार्ट करेगा जो भी हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन, जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा इस पोजीशन के ऊपर। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने टी एफ, दैट इज प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो ये जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट का जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये बढ़ के आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा। तो ये माना हमने कि इस पोजीशन पे ये आ रहा है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे भी हमने इसको क्या कर लिया, नीचे टेम्परेचर के पास मिला लिया। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमने इसकी देखनी है डेरिवेशन की, किस तरह से हम इसको देखते हैं। तो जिस तरह से हमने वहां पे देखी थी उस तरीके से भी आप कर सकते हो कि इसको प्रेशर के साथ रिलेट करके, कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी दैट इज चेंज इन प्रेशर। या आप डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन पे आपसे पूछी नहीं जाती है, पेपर में डेरिवेशन आपको नहीं आएगी, तो हम डायरेक्ट ही अभी मैं बता दे रहा हूँ उसको। डेल्टा टी एफ जो होता है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ इज टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये क्या है हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कंफर्म्ड किया गया
कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, तो डेल्टा TF इज, हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, क्या देखा गया कि इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर हमने इसको भी एक्सप्लेन करना एक्सपेरिमेंटली तो आप पहले वेपर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर के साथ इसको रिलेट करो, प्रेशर के बाद प्रेशर किसके इक्वल अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो आप उस तरह से इस मोल फ्रैक्शन को डाल के आप पूरा कैलकुलेट इसको कर सकते हो। तो अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m के, दैट वाज मोलैलिटी। नाउ अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहां से हटाएं तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू m। अब ये जो KF है यहाँ पे, KF इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसी को ही हम बोल देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक, ये पूछा जाता है व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो KF इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहां से भी पूछा जाता है आपसे कि डिफाइन करो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को। तो व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी, when m is equal to 1, in that case delta TF is equal to KF। तो व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पूछा जाए अगर आपसे, तो आप वहां पे लिख सकते हो कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलल और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। जब मोलैलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, यूनिटी होगी। क्लियर। नाउ अब यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे डिटरमाइन करो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी होगी ये, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे आप मोलर मास को सॉल्यूट करेंगे, तो आप जानते हैं अब डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। m आप जानते हैं दैट वाज W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को, m की वैल्यू को, दैट वाज मोलैलिटी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। और यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, M2 की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा ये, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, अगर आपसे पूछा हो कि इसका मोलर मास कैलकुलेट करो। ठीक है, अब इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिट्स ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आपका KF के जनरली आपसे KF ने, हाँ KF के आपसे यूनिट पूछे जा सकते हैं। तो आप जानते हैं डेल्टा TF होता है हमारे पास इज इक्वल टू KF। यहाँ से हमने KF इंटू M
तो हमने के एफ के निकालने हैं यहाँ से, तो के एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। तो मोलैलिटी के आप जानते हैं, दैट वाज मोल पर किलोग्राम, तो के एफ की क्या हो जाएंगे यहाँ से, दैट वाज केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो अब इसमें ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जैसे हम यूज करते हैं, इनका यूज सबसे मेन जो यूज है, इनका यूज किया जाता है एंटी फ्रीजर के तौर पे। एंटी फ्रीजर क्या होते हैं हमारे पास, एंटी फ्रीजर हमारे पास इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं, और वहां पे ये प्रिवेंट कर देते हैं फ्रीजिंग को, यानी कि ये फ्रीजिंग नहीं होने देते हैं वहां पे। एग्जाम्पल के तौर पे इथाइलिन ग्लाइकोल है हमारे पास, क्या एग्जाम्पल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसको एग्जाम्पल को याद रखना, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये ऐड किया जाता है कार के रेडिएटर में। ठीक है, कार के रेडिएटर में ये ऐड किया जाता है, कहाँ ऐड किया जाता है, जो बहुत ही आप हम पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, बहुत ज़्यादा स्नो गिरता है। ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लोअर चला जाता है, जिससे जो है आपकी गाड़ियों के अंदर जो भी हम क्या डालते हैं वहाँ पे रेडिएटर में हम ऐड करते हैं सब्सटेंस, ताकि रेडिएटर में वो जो है रेडिएटर जो है आपका, वो उसमें जो भी हमने ऐड किया हुआ है वो फ्रीज ना हो सके, तो उसको उसके लिए हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें ऐड करते हैं। क्या करता है इथाइलिन ग्लाइकोल, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ियों में कई बार ड्राइवर क्या करते हैं, उसको खोलते हैं और उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, गर्म हो जाता है रेडिएटर, चलती है गाड़ी तो वो गर्म होगा, तो उसमें ठंडा पानी समटाइम्स डालते हैं, उसको ठंडा करते हैं गाड़ी को। ठीक है, बट जो भी आपकी ठंडी कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दूसरी बात होगी कि वो आपका समटाइम फ्रीज भी हो जाएगा। तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, और ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये लगभग -52 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके फ्रीजिंग पॉइंट को वो डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है, यानी कि उसको वो फ्रीज ही नहीं होने देगा। दूसरा जो इसका यहाँ पे जो यूज आता है, ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका ये यूज होता है एज एन डी आइसिंग एजेंट। डी आइसिंग एजेंट, डी आइसिंग एजेंट क्या होते हैं, अब आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ से मनाली की तरफ को जाते हैं, ठीक है, तो पहले, अब तो चलो वहाँ पे टनल बन गई, बट पहले क्या होता था, पहले हमें रोहतांग पास होते हुए जाना पड़ता था, और रोहतांग पास में बहुत ज़्यादा क्या गिरा होता था, वहाँ पे स्नो गिरा होता था। ठीक है, सड़क पे भी स्नो गिरा होता था, तो अगर सड़क पे स्नो गिरा हुआ है तो हम उस सड़क पे कैसे चल पाएंगे, तो वहाँ पे यूज किए जाते हैं डी आइसिंग एजेंट। तो डी आइसिंग एजेंट क्या हुए, डी आइसिंग एजेंट होते हैं हमारे पास जो हेल्प करते हैं मेल्टिंग ऑफ स्नो, या जो मेल्टिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे NaCl है। ठीक है, NaCl एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, या हमारे पास CaCl2 है, ये क्या है, आपके सॉल्ट हैं। इनको हम क्या कर देते हैं, इनको इसके ऊपर हम स्कैटर्ड कर देंगे रोड्स के ऊपर जहां जहां स्नोफॉल हुई है। अब क्योंकि ये बोथ क्या है हमारे पास NaCl और CaCl2, ये दोनों ही हमारे पास
एक तरह के डीआइसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैं, और ये दोनों ही डिप्रेशन कॉज करते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉज करते हैं। और ये क्या कहाँ हेल्प करेंगे, और ये हेल्प करते हैं फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस में ये यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो NaCl जो होगा यहाँ पे लगभग -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करता है, और ये जो है लगभग -55 डिग्री के ऊपर इसको क्या कर देता है, आपका डिप्रेस करता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया, यहाँ NaCl ज़्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है, ये वैसे हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो जनरली इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि NaCl जब भी टूटेगा ये सिर्फ 2 ही आयन यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। जबकि जब Cl2 जब टूटेगा तो यहाँ पे 2 क्लोरीन के आयन बनेंगे, एक किसका आयन बनेगा, यहाँ पे इसका आयन बनेगा। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे आयन्स बनेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा यहाँ पे आयन्स बनेंगे उसका डिप्रेशन उतना ही कम होगा, उसका डिप्रेशन उतना ही आपका यहाँ पे कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको बाद में भी डिस्कस